नमस्कार आचार्य जी। मैं पिछले 16 सालों से विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही थी। तो पिछले 1 साल से मेरा बिल्कुल मन नहीं था अपनी सर्विस में कंटिन्यू करने का। तो मैंने एक भयभीत दृश्य देखा। मेरे आसपास जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जानवरों पे बहुत अत्याचार होते हैं, स्पेशली गायों पे और जो गली के सामान्य जानवर हैं। तो अब मैंने अपनी नौकरी से फाइनल अपना मन बना लिया है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगी और पशुओं के लिए, जानवरों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मन में मेरे बहुत सारे द्वंद्व हैं कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। पिछले 1 वर्ष से मैं आपको सुन रही हूँ कंटिन्यूटी में, और मेरे पति तो काफ़ी मेरी बात को वो समर्थन करते हैं कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए और जो मेरा मन करे वो उसको करना चाहिए। तो आप आगे बढ़ें और बार बार अपने आप से यही पूछ लें कि दोनों तलों पर लाभ है ना, और किस तल पर कितना। एक तल पर तो आपको ये लाभ होगा कि व्यक्तिगत तौर पर आपको थोड़ा हल्कापन लगेगा, थोड़ा आनंद लगेगा, ग्लानि की भावना थोड़ी कम रहेगी। कुछ गलत हो रहा हो उसको देखते रहो और उसके बारे में कुछ करो नहीं तो भीतर एक अपराध भाव आ जाता है। जब आप कुछ करने लगेंगी तो अपराध भाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब आपके व्यक्तिगत लाभ हो गए। और दूसरा लाभ उन जानवरों को होगा। तो आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं कि इनमें से एक ही लाभ हो रहा हो। दोनों लाभ आवश्यक है, और इन दोनों लाभों में भी वरीयता किसको देनी है? जो बड़ा सामाजिक कारण है। समाज में मैं पशुओं को भी शामिल कर रहा हूँ। उनको भी हम कह सकते हैं ना, एनिमल पीपल। तो उनको भी शामिल कर रहे हैं एज पीपल। तो आप जो करें उसमें आपको तो लाभ हो ही, आपसे ज़्यादा लाभ उनको हो। ठीक है। मैं सावधान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ये जो सामाजिक सक्रियता होती है, सोशल एक्टिविज्म, वो स्वयं को फील गुड कराने का एक बहाना बन जाती है। उसमें समाज के लिए तो जो आप करते हैं सो करते हैं, समाज से ज़्यादा फिर अपने लिए कर रहे होते हैं। उसमें ऐसा हो जाता है कि समाज को 5 रुपए का आपने लाभ पहुंचाया और अपने भीतर जो अहम बैठा था उसको 95 रुपए का लाभ पहुंचा दिया। वो नहीं होना चाहिए। वो होता है इसलिए आपको मैं पहले ही सावधान करे दे रहा हूँ। आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो अपने आप में ऐसा निर्णय है जो बहुत और लोगों को लेना चाहिए। आप सफल भी हों और आप कईयों की प्रेरणा बने, ये आवश्यक है। और इससे आप ये समझ लीजिए कि असफल होना फिर आपको गवारा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाएं और आप असफल हो जाएं तो आप हज़ारों लोगों के लिए एक नकारात्मक उदाहरण बन जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? कि देखो वो भी थीं, वो भी अच्छी भली नौकरी छोड़ करके सामाजिक सक्रियता करने निकली थी और देखो उनका क्या हुआ। उनका कुछ नहीं, कोई काम भी नहीं कर पाई और अब नौकरी छोड़ दी है तो पछताती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग इस तरह के उल्टे उदाहरणों की तलाश में रहते हैं। भाई आप सही काम नहीं कर रहे, इसके लिए आप क्या बहाना खोजोगे? ऐसे ही तो कुछ बहाना खोजोगे ना। कोई आपका विरोध ही करना चाहता है, मान लीजिए आप ये कदम उठा रही हैं और कोई आपका विरोध करना चाहता, तो यही तो कहेगा कि अरे नहीं नहीं, आप जैसा कर रही हैं वो फलानी थी, उन्होंने भी करा था, पर देखिए उनका आज बुरा हाल है।
तो अपने काम का, अपने संकल्प का बुरा हाल नहीं होने देना है। अगर आप इसमें उतरें तो फिर सावधानी, सतर्कता, संकल्प के साथ, पूरी शक्ति के साथ। हार जीत कभी पूरी तरह अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन आदमी इतना तो कई बार सुनिश्चित कर ही सकता है कि बुरी हार मिले। जीत अपने हाथ में हो ना हो, हम अगर चाहें तो एक बहुत बुरी हार तो हमारे हाथ में हो सकती है कि नहीं? आप पास हो गए या नहीं हो गए परीक्षा में, हो सकता है आपके हाथ में ना हो, पर बुरी तरह फेल होना तो आपके हाथ में होता है या नहीं होता? उससे सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, बात ये आपने भिड़ने की बात की, लड़ने की बात की इन ताकतों से, पर ये सामने बहुत ताकतवर ताकतें। जैसे कि मैं अभी बिहार एक एग्ज़ाम देने गया था, तो रास्ते में एक ऐसी जगह, एक कसाई खाना सा था, मतलब सब जगह मुर्गे कट रहे हैं, मछलियाँ, बकरे वकरे, अच्छा नहीं लगा। एक तो था एक मोटा सा मुर्गी को उछाल के ऐसे खेल रहा, उससे बस काटने वाला था। मन तो क्या था, गाड़ी की डैशबोर्ड में फादर की वो लाइसेंस रिवॉल्वर पड़ी थी, वही उसके ऊपर चला दूं एक बार तो, पर मैंने कहा फिर मेरे ऊपर 302 लग जाएगी और पूरी मार्केट ही ये सब काम कर रही है। तो फिर ऐसे आगे का सोचते हैं तो लगता है, अभी यहाँ डिनर करके सैर करता आ रहा था तो भी मछलियाँ वगैरह डिवाइडर पे या बेच रहे थे ये, तो भी मन किया इनको ईंट उठा के मार दूँ, ये क्या काम कर रहे हैं। तो मतलब इनके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते, और इनकी बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ नहीं सकते, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ऋषिकेश में तुम्हें पता ही है, मांस वगैरह की बिक्री गैर कानूनी है, पर वहाँ बाकायदा रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में लिख करके मांस बेच रहे हैं। ठीक है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी है। चलो, वो तो कानूनी तो करनी है, पर आचार्य सामने फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो एक किसान आंदोलन है अब चल रहा है, ये प्रोटेस्टर्स। अब मैं हिसार से आ रहा था तो दिल्ली आने में बहुत प्रॉब्लम हुई, सुबह 5 बजे चला, अब आके पहुंचा। तो क्या होता है, कोई इनके अगेंस्ट, इनकी मांगे ऐसी है कि हमें पराली जलाने की परमिशन दी जाए। अब इन्वायरमेंट के कितना अगेंस्ट है पराली जलाना, और कहते हैं हमारे पास जो केसेस लगाए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, IPC के अंडर, कि हमने पराली जलाई, वो सारे केस हटाए जाएँ, हमें डीजल 50% सस्ता दिया जाए। तो ये इनकी मांगे इलीगल है। इनके अगेंस्ट कोई बोले, मान लो जैसे कि सेलिब्रिटी ने बोला, कंगना ने बोला, सब उसके खिलाफ हो गए। पूरी ये पंजाब कम्युनिटी उसे सपोर्ट कर रही है, फार्मर्स को, सिंगर्स को, मतलब ये तो अपना वोट बैंक भी है। फिर इनके कैसे लड़ा जाए? देखो, तरीके होते हैं। आमतौर पर जो कोई झूठ का पक्ष ले रहा होता है, वो खुद ही अपने हारने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि ताकत तो सच्चाई में ही होती है। ताकत तो सच्चाई में ही होती है। आप अगर झूठ का पक्ष लोगे तो खुद ही आपकी ताकत कम होती चलेगी, आप कमज़ोर होते जाओगे। तो बहुत मुश्किल होता नहीं है झूठ को झूठ की जगह रख देना, उसे हरा देना। उसमें समस्या जहाँ आती है वो बता देता हूँ। झूठ को पता होता है कि वो झूठा है और कमज़ोर है। चूंकि उसे पता है कि वो कमज़ोर है, इसलिए वो संगठित हो जाता है। वो बहुत सारे जुड़ जाएंगे आपस में। इसलिए नहीं जुड़ जाएंगे कि वो ताकतवर है, वो ठीक इसीलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है वो कमज़ोर है। और सच की निशानी होती है ताकत। तो सच को संगठित होने की बहुत ज़रूरत स्वभावगत रूप से महसूस नहीं होती। सच्चे आदमी को ये नहीं लगेगा कि मैं झुंड बनाऊं। झूठा आदमी हमेशा झुंड बनाकर चलेगा। तो जो तुम कह रहे हो ना कि वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े, वो बड़े नहीं, वो बहुत छोटे छोटे हैं।
वो बहुत छोटे हैं, बस वो संगठित हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी वही करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, तुम्हें उनके मुकाबले बहुत कम संगठित होने की ज़रूरत पड़ेगी। उनके संगठन का स्तर बहुत ऊंचा है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। तुम्हें तो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं होना पड़ेगा, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि अकेले खड़े हो जाओ। तुम्हें भी कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा। आचार्य जी, मेरे को ऐसा फील होता है जैसे मैं जिम में जाता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ यार छोड़ो यार अंडे वंडे, क्यों सारा दिन 20-20 25-25 अंडे खा रहे हैं, और चिकन विकन, मतलब उनको बताता हूँ वीगन डाइट से बन सकता है सब, बस वो फिर सारे मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं खड़े। वो उनको बस वो नहीं खड़े हुए हैं, जो संगठित प्रचार किया गया है उनके मन पर, वो प्रचार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। उनके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। अहंकार के पास अपना क्या होता है? उसके पास तो बस इधर उधर से इकट्ठा की हुई सूचनाएं होती हैं। सवाल ये है कि उनके मन तक ये प्रचार किसने पहुंचाया? उनके मन तक ये प्रचार पहुंचाया संगठित मीडिया ने, ठीक है ना? तो तुम्हें भी प्रचार करने की ज़रूरत है, लगो ना प्रचार में। जैसे उनके मन पर प्रचार करके ये भाव छोड़ा जा सकता है कि तुम्हारे लिए मीट खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से उनके मन पर प्रचार करके ये भाव भी छोड़ा जा सकता है कि तुम्हारे लिए मीट नुकसानदेह है। तुमने क्यों नहीं प्रचार किया अभी तक? जो कमज़ोर आदमी है वो प्रचार कर ले रहा है, तुम मजबूत आदमी हो, तुम क्यों नहीं प्रचार कर रहे? जो कमज़ोर आदमी है उसने संगठित होकर जुड़ के 50 कमज़ोर लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के मीडिया में कब्जा कर लिया है। जो मजबूत लोग हैं वो क्यों नहीं ये सब कर रहे? उन लोगों की गलती नहीं हो जो जिम में आते हैं। उन लोगों के पास अपना कुछ भी है क्या? उनके पास ज़िंदगी में एक भी जो मत है, ओपिनियन है, अपना है क्या? वो जो कुछ भी सोच रहे हैं या कह रहे हैं उनके पास कहाँ से आया? प्रचार से आया। वो प्रचार तुमने क्यों नहीं किया? झूठ को प्रचार करने का पूरा मौका मिला हुआ है, सच के पास भी वो मौका है, सच अपना प्रचार क्यों नहीं कर रहा? संगठित होने का मौका झूठ के पास भी है, सच के पास भी है, सच क्यों नहीं संगठित हो रहा? लेकिन कुछ हमारे खोपड़ा उल्टा है, सच प्रचार करने लग जाता है तो हम कहते हैं अरे देखो अब तो सच को प्रचार करने की जरूरत पड़ गई। सच को आज सबसे ज्यादा जरूरत है प्रचार की। और सच अगर प्रचार नहीं करेगा अपना तो झूठ का प्रचार तो चल ही रहा है दिन रात। मछली बेचने वाले के सर को ईंट से फोड़ के क्या मिलेगा तुमको? जिन्हें खरीदनी हो कहीं और से खरीदेंगे। जो खरीदने वाले हैं उन्हें किसने बताया कि मछली उनके लिए बहुत फायदेमंद है? उनके भीतर की करुणा को और संवेदना को किसने नष्ट किया? बच्चा पैदा होते ही तो नहीं बोलता मछली लाओ खाना है, या बच्चा पैदा बोलते ही बोलो बच्चे ने पैदा होते ही मछली मांगी थी क्या? उसे मछली खाना जिसने सिखाया उसको पकड़ो ना, और जिसने उसे मछली खाना सिखाया उसे भी किसी ने सिखाया। तो ये जो पूरी दुष्प्रचार की व्यवस्था है, कड़ी है, इस कड़ी को ही तोड़ना होगा ना। एक बार कोई व्यक्ति मांसाहारी हो जाए फिर तुम उसका विरोध करो तो गोलियां चलेंगी। तुम उसे मांसाहारी होने क्यों दे रहे हो? यहां बात गोली चलाने की नहीं होनी चाहिए, यहां बात मन में रोशनी लाने की होनी चाहिए ना। उसको ज्ञान दो, उसको अज्ञान है, वो जानता ही नहीं। पहली बात तो वो भौतिक तल पर ये नहीं जानता कि मांस कितनी नुकसानदेह है शरीर के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। ठीक, पहला अज्ञान ये है कि भौतिक तल पर उसको नहीं पता कि मांस शरीर को भी बर्बाद कर रही है और पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर रही है। और आध्यात्मिक तल पर उसको ये नहीं पता कि करुणा और संवेदना खो दी है उसने जानवरों को काट काट कर खाने से। और अगर करुणा संवेदना उसने खो दी है तो उसके जीवन में प्रेम बचा नहीं, वो अब जी के क्या करेगा? लेकिन ये बात समझाने वाला चाहिए ना कोई। ये बात समझाने वाला कोई है नहीं, और मांस का प्रचार करने वाले बहुत हैं। तुम उन्हें जीतने क्यों दे रहे हो?
आचार्य जी प्रचार कर रहे हैं, मतलब प्रचार कोई ऐसा हल्का फुल्का इंसान तो नहीं करता, वो किसी पोजीशन पे पहुंच के करता है जो उस पोजीशन पे पैदा हुआ था। नहीं, वो अच्छे एथलीट से खुद कहते हैं मैं उठते ही पहले तो 500 ग्राम वाइट चिकन लेता हूँ। वो उन अच्छे एथलीट्स को सब किसने सिखाया? वो पैदा होते ही उसने आधा किलो चिकन खाया था। तो अब वो बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे उन्होंने इतनी बड़ी ताकत खड़ी कर ली, तुम भी करो ना। वो तो कमजोर हैं जो इतनी बड़ी ताकत बन गए, और तुम तो जो बात बोल रहे हो सच्ची है। तुम उसके पक्ष में एक व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर हार मान लो। झूठ इतना कुछ करे ले रहा है और सच कह रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। यह कैसी बात है? और झूठ इतना कुछ करे इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। डर में बहुत ऊर्जा होती है। जब आप किसी गलत काम में होते हो ना, तो आप में बहुत ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कभी भी नष्ट किया जा सकता है। झूठ में जान कितनी होती है। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। तो वो हमेशा डरा सहमा रहता है। जब वो डरा सहमा रहता है तो बहुत मेहनत करता है। उतनी ही मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। गोली चलाने, ईंट चलाने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। मेहनत करो ना। जानते हो, तुम गोली चला दोगे तो क्या होगा? कहेंगे ये देखो, ये कहते हैं कि कसाई हिंसा कर रहा है। अरे कसाई तो सिर्फ जानवरों को मारता है, इन्होंने तो इंसान को मार दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि शाकाहारी लोग ज्यादा हिंसक होते हैं, जैसे हिटलर। खट से आ जाएगा तर्क। क्यों बेवकूफी करना चाहते हो? देखो, आज तक जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं नितिन, उनमें संख्या बल हमेशा सच का ही कम रहा है। कौरवों पांडवों की लड़ाई हो रही थी, उसमें तुम जानते ही हो, पांडवों की सेना कौरवों की 2/3 थी। ठीक है, तो उनका तुम्हारे पास 2/3 बल हो, इतना चल जाएगा। पर यह तो नहीं हो सकता ना कि उनके आगे तुम्हारे पास कोई बल ही नहीं है, तब नहीं जीत सकते। तुम्हें उतना नहीं करना पड़ेगा जितना उन्हें करना पड़ता है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तुम उतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? तुम कह दो नहीं, दुर्योधन तो अधर्मी है, तो वो इतनी बड़ी सेना लेके आया है, हम तो धर्म के पक्ष में हैं, हम तो सच्ची बात कर रहे हैं, तो हम तो कोई सेना बनाएंगे ही नहीं। तो फिर जीतने से रहे तुम। सेना तो बनानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। बस तुम्हें दुर्योधन जितनी बड़ी सेना नहीं बनानी पड़ेगी, उससे छोटी सेना में भी तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे आप बोलो कानूनी लड़ाई लड़नी, अगर मैं मान लो PIL भी फाइल करता हूँ वहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट में, या फिर रिट भी डालता हूँ, तो उनकी तरफ से तो यूँ लगा लो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स पेश होंगी, कॉरपोरेट हाउसेज आ जाएंगे। तो या मेरी तरफ से कोई हरीश साल्वे जैसा एडवोकेट तो आने नहीं वाला मेरा सपोर्ट करने वाला। वहाँ भी हमें जब निर्णय आया था कोर्ट का कि नहीं हो सकता, तो उस वक्त भी तो उतनी बड़ी ताकतें इस निर्णय के खिलाफ रही होंगी ना, तभी निर्णय कैसे आ गया? तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था ना, हाई कोर्ट ने तो बस हो गया। तो जीत मिली थी ना, तो तब जीत मिल सकती है तो फिर से मिल सकती है ना। और अभी तो तुम्हें कोई निर्णय भी नहीं चाहिए है। अभी तो तुम्हें सिर्फ क्या कराना है? इम्प्लीमेंटेशन कराना है जो निर्णय आ चुका है। तो इतना निराश क्यों हो रहे हो? कोई तो लोग रहे होंगे ना जिन्होंने जीत भी हासिल कर ली। तुम्हें तो कोई जीत भी नहीं हासिल करनी। तुम्हें तो एक एग्जिस्टिंग जजमेंट को बस इंप्लीमेंट कराना है। फिर तुम्हें कैसे पता कि कोई बड़ा वकील तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होगा? तुम्हें कैसे पता? तुम अकेले ऐसे हो जिसमें पशुओं के प्रति सहानुभूति है देश भर में? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने तो जितने बड़े वकील देखते हैं वो तो ये तो अपनी पार्टीज में ऑर्डर ही सारा महंगी 2-2 लाख वाली सुशी ऑर्डर करता है जापान। तुम्हें कैसे पता सब ऐसे हैं? तुम्हें कितने वकील करने हैं? 8-10? कितने करने हैं? तुम्हें जो एक चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मेहनत तो करो।
ये कृत्रिम निराशा है, और ये निराशा हम इसलिए पालते हैं ताकि मेहनत करनी ना पड़े। हम कहते हैं नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेहनत करने से फ़ायदा क्या।